जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज यह सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और जो भी भाई बहन यहाँ पर नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि जो ये सीडीपी की सीरीज चल रही है इसमें टोटल मैं 15 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डिस्कस कराने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण यहाँ पर कौन सा होता है? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होता है, विषय वस्तु पर अधिकार होता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, या फिर उपर्युक्त सभी यहाँ पर हो जाएंगे। तो जो आदर्श अध्यापक होता है उसमें ये सारे गुण यहाँ पर विद्यमान होते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आदर्श अध्यापक होता है वो लोकतंत्रात्मक उसका दृष्टिकोण होता है, विषय वस्तु पर उसका अधिकार होता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशालाई जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है? तो अगर कोई भी बालक है जो कि 10 से 11 साल का है और वह 6 से 7 साल के बालक की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसको पिछड़ा बालक कहा जाएगा। तो ये कथन किसका है? सिरिल बर्ड का है, टर्मन का है, टेलर का है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये जो कथन है ये सिरिल बर्ड का है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होगा? अच्छा शिक्षक होगा, बालक होगा, शिक्षण प्रक्रिया होगी, या फिर विद्यालय यहाँ पर हो जाएगा। तो बालक होता है, क्योंकि अब जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रही है, जहाँ पर कि बालक को केंद्र मान करके वहाँ पर शिक्षा पद्धति को या शिक्षा यहाँ पर अधिगम कराया जाता है, इसलिए यहाँ पर बालक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं? तो आपको बताना है कि जो अच्छी स्मृति होती है उसकी विशेषता क्या होती है। शीघ्र पुनः स्मरण होता है, शीघ्र पहचान होती है, अच्छी धारणा होती है, या फिर उपर्युक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो जो अच्छी स्मृति होती है जिससे कि शीघ्र पुनः स्मरण किया जा सके तो बिल्कुल करेक्ट है। शीघ्र पहचान भी हो जाए, अच्छी धारणा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या है? आपको बताना है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्रोध और भय है, स्नेह और प्रेम है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल है, या फिर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तेजना या भाव में उथल पुथल हो जाएगा, वही संवेग हमारे होते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर आपको बच्चों का संवेगात्मक विकास करना है तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगा कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, या फिर अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, या फिर कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या फिर हो जाएगा कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश यही सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको संवेगात्मक विकास बच्चे का करना है तो आपको कक्षा कक्ष का जो है परिवेश मतलब कि एनवायरनमेंट जो है वो प्रजातांत्रिक करना होगा, ताकि बच्चे जो है अपने बेझिझक होकर के क्वेश्चंस टीचर से पूछ पाएँ। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। तो एनसीएफ जो है 2005, जिसको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क भी कहते हैं, तो इसके अनुसार जो गलतियां होती हैं बच्चों से वो क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? तो ए ऑप्शन है या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, या फिर यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, या फिर यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है यहाँ पर, या फिर यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता यहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं वो करती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से, या फिर तार्किक अक्षमता से हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? जो डिसलेक्सिया यहाँ पर होता है
तो डिसलेक्सिया आपको याद रखना है कि पढ़ने की यहाँ पर अक्षमता होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता, क्योंकि वो बच्चा अंकों को पहचान नहीं पाता है कि अंक कौन से बने। जैसे कि अगर बी बना है और यहाँ पर डी बना है तो क्या हो जाएगा, बी और डी में वो अंतर ही नहीं पहचान पाता है, तो मतलब अंकों में, शब्दों में यहाँ पर क्या हो जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आंकिक अक्षमता हो जाती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ने की अक्षमता भी यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन ई कर लेना है आपको, तो यहाँ से ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए लिखने की क्षमता, तो ये डिस्ग्राफिया होती है, ये भी आपको याद रखना, क्या लिख देना है, डिस्ग्राफिया जो होती है वो यहाँ पर लिखने की क्षमता होती है। बच्चा बी को डी लिख देता है और डी को क्या लिख देता है, बी लिख देता है, तो वो लिखने में क्षमता हो जाती है वहाँ पर, तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट आप करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा आपको। चलिए देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। अगर बच्चों को सीखने के लिए आपको अभिप्रेरित करना है तो शिक्षक को किस में बढ़ावा देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा द्वारा करना चाहिए, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, या फिर सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, या फिर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। यहाँ पर हो जाएगा तो सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों में क्या है, आप सीखने के लिए उनको अभिप्रेरित कर रहे हैं, तो आपको एनवायरनमेंट क्लास का अच्छा बनाना होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए यहाँ पर मुख्य तत्व हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर कुशल अध्यापक, सेकंड है स्कूल का स्वस्थ वातावरण, थर्ड है आदर्श अध्यापक, या फिर पुरस्कार और दंड यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या है, ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व क्या होगा, एक कुशल मुख्याध्यापक भी होना चाहिए, मतलब कि अच्छा एक प्रिंसिपल होना चाहिए। स्कूल का स्वस्थ इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट अगर स्कूल का होगा तो बच्चे अच्छी तरीके से वहाँ पर अनुशासित होकर के सीखेंगे। आदर्श अध्यापक भी होना चाहिए, और पुरस्कार और दंड भी यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही हो जाएंगे। कभी आपको पुरस्कार भी देना है, दंड, इसका यहाँ पर दंड का अर्थ है कि आपको कैसे दंड देना है, वहाँ पर कि उनको कुछ पनिशमेंट उस तरीके से दीजिए ताकि बच्चे को ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और उसको आसानी से समझ में आ जाए कि हमें यहाँ पर क्यों दंड मिला है, क्यों पनिशमेंट मिला है। तो इसलिए ये सारे हो जाएंगे, तो यह सभी आपको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन की ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों के संबंध यहाँ पर रखता है। तो आपको ये बताना है जो ग्रेड होते हैं वो अंकों से यहाँ पर कैसे अलग होते हैं। तो अपसारी ये है, विश्लेषणात्मक है, मुक्त अंत वाला है, या फिर समस्या समाधान यहाँ पर हो जाएगा। तो विश्लेषणात्मक हो जाएगा यहाँ पर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि छात्राएं, तो छात्राएं क्या हैं, यहाँ पर गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है, या फिर अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। सी ऑप्शन है कि अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्ण निष्पादन यहाँ पर करती हैं, या फिर भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं यहाँ पर रखती हैं। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, क्योंकि छात्राएं क्या होती हैं, गणित में अच्छी होती हैं। हमें रूढ़िबद्धता यहाँ पर जेंडर जो है रूढ़िबद्धता नहीं लेकर के आनी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में वो अच्छी होती हैं। तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक सह शिक्षा मतलब कि को एजुकेशन में जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी कैसी है। तो जाति भेदभाव का परिचायक है, या फिर लड़की लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध यहाँ पर धारणा प्रकट करती है, या फिर लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर यहाँ पर करती है।
तो यहाँ पर लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध यहाँ पर धारणा प्रकट करती, क्योंकि टीचर क्या कह रहा है, लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, क्योंकि यहाँ पर जेंडर को अलग करके टीचर कह रहा, तो यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो विद्यालयों में यहाँ पर इंक्लूजन जो होता है वो कैसे केंद्रित होता है? ए ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, या फिर केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, या फिर संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या फिर विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों को की शैक्षिक आवश्यकताओं पर यहाँ पर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करने पर, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो इंक्लूसिव क्लास है, तो वहाँ पर जो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे हैं उनको आपको ज़्यादा क्या करना है, विशेष ध्यान दे करके उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाना, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में सीखी हुई निस्सहायता का कारण है। तो यहाँ पर निस्सहायता का क्या कारण है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, या फिर कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, या फिर अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, या फिर अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय यहाँ पर हो जाएगा। तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे असफल हो जाएंगे, यही निस्सहायता। निस्सहायता का मतलब यहाँ निगेटिव सेंस दे रहा है, तो आपका निगेटिव आंसर भी करेक्ट होगा। तो यहाँ भी नहीं था, इसलिए क्या हो जाएगा, सफल नहीं हो सकते, तो ये भी निगेटिव ऑप्शन था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मान्यता देता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत है, हाइपोथैलेमिक यहाँ पर सिद्धांत है, सक्रियता का सिद्धांत, या फिर अभिप्रेरणा का यहाँ पर सिद्धांत है? तो जेम्स लैंग का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर कहता है कि संवेगात्मक अनुभव और संवेगों के व्यवहार पर आधारित, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने यहाँ पर महत्व दिया था? कमेनियस ने दिया था, हॉल ने दिया था, या फिर फॉलिंगवर्थ ने दिया था, या फिर फ्रायड ने यहाँ पर दिया था? तो फ्रायड का ये नियम है, यहाँ पर मनोलैंगिक विकास जो है इसके लिए फ्रायड जाने जाते हैं, तो आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध यहाँ पर पाया गया है? संज्ञानात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर ये सभी यहाँ पर पाए गए हैं? तो यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि एवं सृजनात्मकता यहाँ पर जो है सह संबंध क्या है, धनात्मक होता है, क्योंकि बुद्धि से ही क्या आ जाती है, बच्चे में सृजनात्मक वो हो जाता है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय यहाँ पर क्या है? कि अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, या फिर शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, या फिर छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या फिर अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा यहाँ पर प्रदान करना। तो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, क्योंकि अगर आपको कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है तो आपको शिक्षण वहाँ पर इंटरेस्टिंग बना देना है, ताकि बच्चे इधर उधर ना बातें करें, वो इतना इंटरेस्ट उसमें ले कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसी को सुने, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, सुरक्षित होते हैं, या फिर संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, या फिर संवेगात्मक यहाँ पर होते हैं? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, क्योंकि शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्ति पर यहाँ पर आधारित होते हैं। रोना, गाना, हंसना, ये सारी चीज़ें जो मूल प्रवृत्ति होती हैं उनकी वही यहाँ पर होते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ पे शामिल करना चाहिए? कि जिन अक्षमता ना हो, मतलब जो यहाँ पर अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, या फिर विद्यालय पर भार बढ़ा देना, या फिर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या फिर एक काल्पनिक यहाँ पर लक्ष्य है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनमें यहाँ पर क्या शामिल होता है? तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को यहाँ पर बढ़ाती है, या कथन किसका है? तो यहाँ पर यह सही है,
क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, या फिर सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, या फिर गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा को यहाँ पर की ओर ले जाता है, या फिर गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, यही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग है, तो लिंग यहाँ पर क्या है? शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना या फिर जैविक सत्ता यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक सामाजिक संरचना है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को यहाँ पर वरीयता देंगे? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कि मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, या फिर सहसहयोगी यहाँ पर सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सहयोगी प्रोजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि जो लेव वाइगोत्स्की हैं यहाँ पर क्या कहते हैं कि बच्चे अपने सहयोगी या फिर हम साथियों के साथ सीखते हैं, यही लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत था? तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को क्या होता है? अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते वहाँ उसको, या फिर ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, या फिर शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या फिर अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं यहाँ पर कराए जा सकते हैं, वही प्रतिभाशाली विद्यार्थी को यहाँ पर आवश्यकता हो जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के कारण प्रतिभाशाली होते हैं? मनोसामाजिक कारकों के द्वारा, अनुवांशिक संरचना के द्वारा, वातावरण के द्वारा, या फिर बी और सी दोनों के द्वारा यहाँ पर हो जाएगा। तो बी और सी के द्वारा, मतलब अनुवांशिकता भी, उनको कुछ माता पिता से कुछ जीन्स मिलते हैं और कुछ वातावरण की अभिप्रेरणा से भी वो सीखते हैं, तो यहाँ पर वो प्रतिभाशाली हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर उपयुक्त है? तो बच्चों के सीखने और सुनने में यहाँ पर अधिगम योग्य कौन सा वातावरण यहाँ पर सबसे उपयुक्त हो जाएगा? तो ए ऑप्शन है कि विद्यार्थी को यहाँ पर यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी ऑप्शन है कि एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से यहाँ पर सुनना, और फिर उसमें सी ऑप्शन है कि निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत यहाँ पर कार्य करना। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और यहाँ पर कैसे सीखना है, तभी बच्चे क्या हो जाएंगे, वातावरण से यहाँ पर अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि शैशव काल की अवधि कितने समय तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, या फिर जन्म से 1 वर्ष तक यहाँ पर होती। तो जन्म से जो 2 वर्ष है वो यहाँ पर शैशवा काल की अवधि होती है। आपको याद रखना है जो शैशवा काल होता है वो 0 से यहाँ पर 2 साल होता है, 2 से 7 साल यहाँ पर क्या होता है, बाल्यावस्था होती है, या 2 से 6 भी माना जाता है, और फिर 6 से 12 जो होता है वो यहाँ पर जो आपका हो जाता है किशोरावस्था हो जाती। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा? तो जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी यहाँ पर, एक थी 0 से 2 वर्ष, दूसरी थी 2 से 7 वर्ष, तीसरी थी 7 से 13 वर्ष, और एक थी 13 और उससे आगे की अवस्था यहाँ पर थी। तो यहाँ पर ये वाली अवस्था दूसरी पूछी गई है कि ये कौन सी अवस्था जीन पियाजे के अनुसार है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी गतिक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक यहाँ पर अवस्था हो जाएगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पहली कैसी है? संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 साल तक चलती है। फिर 2 से 7 साल तक कौन चलती? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से यहाँ पर 12 या 13 साल तक चलती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर 13 और 13 साल के आगे तक कौन सी चलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं, खूब आपके सीटेट में पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। तो ये 30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के थे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इसको
लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए देख लेते हैं RT 9 जो यहाँ पर था कि क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा हो जाता है। जो RT यहाँ पर था, RT कौन था 2009 जो आया था, उसके अनुसार क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा हो जाएगा। ए ऑप्शन है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, या फिर जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, या फिर आयु के अनुसार अधिक समझाती है, या फिर आयु के अनुसार अधिक विषम जाति यहाँ पर है। तो यहाँ पर आयु के अनुसार अधिक समझाती हो जाता है कक्षा कक्ष का एनवायरनमेंट, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।